Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of basics of English grammar. In this 41st practice set, we are going to discuss some conjunctions and any other topic as well. बेटे ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए 10 सेंटेंसेस की क्लास बनाई जा रही है, ये इस चीज़ को टारगेट करके बनाई जा रही है कि आप छोटी वीडियोस को इंजॉय करते हुए बगैर बोर होते हुए जल्दी से कुछ ना कुछ सीखें और अपने पेपर को क्रैक करें। देखते हैं पहले सेंटेंस को क्या कहता है एग्जामिनर। डैश वी डिस्कवर लाइफ ऑन अनदर प्लेनेट, विल इट बी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, एक कंडीशन वाला बोध हो रहा है। यदि हम किसी दूसरे प्लेनेट पर क्या कर लेते हैं, जिंदगी खोज लेते हैं, तो क्या है, विल इट बी इंटेलिजेंट। क्या ये क्या होगा, आपके लिए एक अच्छी चीज होगी, फायदेमंद होगा, बुद्धिमत्ता होगी, उसकी बात की गई है। एज सुन एज, जो ही, जैसे ही, बेटे इस पॉइंट ऑफ टाइम की तो बात की नहीं गई है, ये तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। When we discover, when भी उसी अंदाज में आ गया टाइम के लिए। इसका प्रयोग मुख्यतः कब करते हैं? When I knocked at the door, you were cooking food. जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो आप क्या कर रहे थे? खाना पका रहे थे। When I knocked at the door, your mother opened it. जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो आपकी माताजी ने दरवाजा खोला। In response to that thing, कुछ इस अंदाज में काम किया जाता है, ये तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। Until पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, उस समय तक, ये भी गलत हो जाएगा। किसको ले लेंगे? कंडीशन को। इफ वी डिस्कवर लाइफ ऑन अनदर प्लेनेट, विल इट बी इंटेलिजेंट, ये बन जाएगा। दूसरी बात, यहां पर अनदर या द अदर, द अदर का प्रयोग जब करना चाहिए जब आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। पहले की चर्चा कर चुके, अब दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? द अदर। और अनदर का मतलब होता है एन अदर, कोई भी अन्य, उस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उनमें भी आप अपना हाथ साफ करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है बेटे, आई विल हैव अ बाथ डैश आई गो टू वर्क। अब यहां पर उसने स्नान करने की बात की है बेटे, डैश आई गो टू वर्क। अब बेटे क्या वो काम पर जाने के बाद स्नान करेगा? गलत हो जाएगा। आफ्टर तो गलत हो गया। एज सुन एज, जो ही मैं जाता हूं, ये तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट हो गया बेटे। ठीक है, क्या कहता है? बिफोर, बिफोर हो सकता है भाई वहां जाने से पहले मैं स्नान लूंगा, स्नान करूंगा। कई बार आप क्या कहते हो? खाना खाने से पहले मैं हाथ साफ करूंगा, हाथ धोऊंगा, इस तरीके से बोलते हैं। तो बिफोर हमारा आ सकता है। वाइल बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया, उस समय के दौरान। जैसे मेक हे वाइल द सन शाइन्स, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, ये तो गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? आई विल हैव अ बाथ बिफोर आई गो टू वर्क। नेक्स्ट बेटी, डैश द लेसन एंड्स आई विल गो होम। अब जैसे ही आपका लेसन खत्म होगा तो बंदा कहां जाएगा? अपने घर जाएगा, ये बात की जा रही है। अब यहां पर बिफोर, बिफोर लगाना तो गलत है, आफ्टर आ सकता था, यानी खत्म होने के बाद मैं कहां जाऊंगा? घर जाऊंगा, ये तो गलत हो जाएगा। अनटिल, अनटिल बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, जब तक नहीं होता, सेंस नहीं बना रहा। इफ द लेसन एंड्स, यदि पाठ खत्म हो जाता है तो मैं जाऊंगा, हो सकता है। एक हमारे पास आ गया ये। एज सुन एज, जो ही खत्म होगा मैं जाऊंगा, इससे बेटर कौन सा है? ये वाला। तो हम इसको सेकेंडरी पोजीशन पे रखेंगे, सबऑर्डिनेटिंग पोजीशन पे, और किस पे चले जाएंगे? एज सुन एज, जो ही पाठ खत्म होगा मैं घर निकल जाऊंगा। नेक्स्ट बेटे, आई स्टडी इंग्लिश डैश आई स्पीक इट परफेक्टली। मैं इंग्लिश का अध्ययन करूंगा, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करूंगा। कब तक करूंगा? आई स्पीक इट परफेक्टली, जब तक मैं इसे परफेक्टली सीख नहीं जाता, मेरी इसके ऊपर अच्छी कमांड नहीं हो जाती, फ्लुएंसी नहीं बन जाती, तब तक मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा। अब यहां देखेंगे बेटा, इफ, इफ आई स्पीक गलत हो जाएगा।
अगर मैं परफेक्टली बोलता हूं तो मैं स्टडी करूंगा, ये गलत हो गया। फिर कहता है आफ्टर, आफ्टर आई स्पीक, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। अंटिल, अंटिल हो सकता है, अंटिल क्यों हो सकता है? क्योंकि बेटे उस समय तक प्रैक्टिस करूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता, यानी आई ट्राई इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। अंटिल हो सकता है। व्हेन बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, आई स्टडी इंग्लिश अंटिल आई स्पीक इट परफेक्टली। नेक्स्ट है बेटे, ही अग्रीड डैश द जॉब एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। बेटे अब हमारे क्या आ गए हैं, आपके नॉन फाइनाइट्स वगैरह उठा लिए गए हैं। इनके अंदर क्या डिस्कस करता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को, ये टेंसेस से रिलेटेड टॉपिक बन जाता है आपका। ही एग्रीड, एग्री हमारा क्या है यहाँ पर, फाइनाइट वर्ब। अब इसके साथ चाहिए तो नॉन फाइनाइट आएगा, नॉन फाइनाइट आएगा तो बेटे स्टार्ट हमारा बेयर इन्फिनेटिव के तौर पर लें तो यहाँ आ नहीं सकता, ये इनअप्रोप्रिएट हो गया। स्टार्ट्स आएगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख दिया। अब नॉन फाइनाइट्स के अंदर तो ये दो आते हैं। अब बेटे एग्री के साथ आप किसका प्रयोग करते हैं, जेरंड तो लगाते नहीं हैं, आप किसका प्रयोग करेंगे, टू इन्फिनेटिव का। क्या आ जाएगा, टू स्टार्ट, ये कट जाएगा। ही एग्रीड टू स्टार्ट द जॉब एज सुन एज पॉसिबल। दूसरी बात, एक सेंटेंस के अंदर अगर एक वर्ब आ गई, फाइनाइट वर्ब आ गई, उसके पहले या बाद में एक और फाइनाइट वर्ब कभी भी नहीं आएगी। जब तक नहीं आएगी जब तक उसके बीच में या तो कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो या कोई कंजंक्शन ना दिया गया हो। याद रखेंगे, जब दो इकट्ठी वर्ब्स आ जाती हैं तो एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट होती है, बगैर कंजंक्शन के जो आती है या बगैर पंक्चुएशन मार्क के जो आती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट। नेक्स्ट है बेटे, सिक्स्थ में देखते हैं, आई स्टॉप्ड डैश माई बुक एंड वेंट टू बेड। आई स्टॉप्ड, अब यहां पर जब आप बात करते हैं किसी काम को कर रहे हैं और उसी को खत्म करने की बात करते हैं तो जेरंड का प्रयोग किया जाता है, और अगर पर्पस की बात करते हैं, एक काम को खत्म करके किसी दूसरे पर शिफ्ट होने की बात आते हैं तो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भोजन कर रहा था तो मैंने क्या किया, खाना खाना बंद किया, स्टॉप ईटिंग। रीजन क्या था भाई, टूटी को बंद करना था, वाटर टैप को बंद करना था, तो वो क्या था, पर्पस था। आप दौड़ रहे थे, आपने दौड़ना बंद कर दिया, यू स्टॉप क्या, रनिंग। रीजन क्या था, पर्पस क्या था, टू लेस अप योर शूज, अपने फीते बांधने का उद्देश्य था वहां। ऐसे ही बच्चा क्या कर रहा है, पेपर में लिख रहा है, ही स्टॉप्ड राइटिंग, उसने लिखना बंद कर दिया, ठीक है। फिर क्या है आगे, पर्पस क्या है, पर्पस वो कोई दूसरा काम आ जाएगा। भाई उसे क्या चाहिए था, इरेजर चाहिए था, उसने इरेजर निकालना था। इस तरीके से जो काम चल रहा होता है उसे बंद करना है तो आईएनजी। टीचर अक्सर क्या कहता है, जब आप बातें कर रहे होते हो, स्टॉप टॉकिंग, जब आप शोर कर रहे होते हैं, स्टॉप मेकिंग अ नॉइस, इस तरीके से। लेकिन जब आपको रोका जाता है और दूसरा काम कोई होता है तो वहां पर टू इन्फिनेटिव, जैसे कमांडिंग ऑफिसर्स ने कैडेट्स से या अपने सोल्जर्स से कहा स्टॉप, यानी वो मार्च पास्ट कर रहे थे, वो रुक गए, ठीक है, स्टॉप। अब क्या कहता है, दूसरा कोई एक्शन है तो टू फायर, और अगर वो फायरिंग ही कर रहे थे, स्टॉप फायरिंग, ठीक है, टू रिट्रीट, पीछे हटने के लिए। क्लियर हो गया। अब यहां पर आई स्टॉप्ड डैश माई बुक एंड वेंट टू बेड। अब यहां पर देखेंगे बेटे, ये सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है। यहां पर जो नॉन फाइनाइट आएगा, टू रीड तो क्या है, पढ़ने के लिए रुका, सेंस गलत हो जाएगी यहां। फिर कहता है रीड आ नहीं सकता क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फाइनाइट वर्ब के रूप में आ गया। विल बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा, रीडिंग। आई स्टॉप रीडिंग, मैंने पढ़ना बंद कर दिया और फिर क्या किया, सोने के लिए चला गया। नेक्स्ट है बेटे, माई टीचर ऑलवेज एक्सपेक्टेड मी डैश वेल इन द एग्जाम्स। अब यहां पर एक चीज देखिए, एक्सपेक्ट किया है उन्होंने, जब उन्होंने एक्सपेक्ट किया है तो मैं मेरे से कुछ करने की उम्मीद की है। जब आप अपनी चाहत को, इच्छा को बताते हैं तो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। आई वॉन्ट टू प्ले चेस, ही वॉन्ट्स टू लीव फॉर होम, इस तरीके से होता है। माई टीचर्स
ऑलवेज एक्सपेक्टेड मी, मेरे टीचर्स मुझसे उम्मीद करते थे, डैश वेल इन द एग्जाम्स। डिड, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो फाइनाइट वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है। डूइंग यहां आ नहीं सकता, गलत हो जाएगा। डू बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट, क्या आ जाएगा? टू डू। टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कर देंगे हम यहां। लेट मी डैश फॉर द मील यू पेड लास्ट टाइम। अब यहां पर लेट मी डैश, लेट हमारी फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है किसके लिए? परमिशन के लिए यहां पर, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कौन है? यू। यू ये अंडरस्टूड है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, एंट्रीटी, सजेशन, प्रपोजल, इस प्रकार के वाक्य को क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका सब्जेक्ट क्या है यहां पर? यू। यू लेट मी आया, तो यहां पर मुझे करने दीजिए, आज्ञा दीजिए। अब ये प्रेजेंट टेंस में आया हुआ है, और लेट हमारी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, और बेटे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है। इसके बाद यहां पर जो भी आता है हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। लेट मी गो, लेट देम प्ले, लेट हर डांस, करने दो, छूट दे दो, आज्ञा दे दो, इजाजत दे दो, अनुमति दे दो, यानी टू अलाउ समबडी टू डू समथिंग। अगर यहां अलाउ होता तो टू इन्फिनेटिव आता, अलाउ मी टू पे, लेकिन लेट आया है तो बेयर इन्फिनेटिव लगेगा। लेट मी पे हो सकता है, टू पे इनअप्रोप्रिएट, पेड आ ही नहीं सकता, पेइंग बिल्कुल गलत है, क्या आ जाएगा? लेट मी पे। नेक्स्ट है बेटे, द डेंटिस्ट टोल्ड मी डैश मोर केयरफुल व्हेन आई ब्रश माय टीथ। अब यहां पर जब ये टोल्ड लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि डेंटिस्ट ने मुझे कुछ ना कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया है, कुछ एडवाइस किया है उन्होंने, ठीक है। और ये किस चीज का पार्ट बन जाता है? या तो नरेशन का बन जाता है, ठीक है, और नरेशन में ही बेटर लग रहा है। द डेंटिस्ट टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, आगे क्या है आपका? टू इन्फिनेटिव लगा देंगे। टू इन्फिनेटिव क्यों लगा देंगे? अगर इतने को देखें तो हमारा सेंटेंस का टाइप कौन सा बना हुआ है? इंपेरेटिव बना हुआ है। इंपेरेटिव को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से। तो यहां पर टोल्ड मी, विल बी बिल्कुल गलत है, बीइंग बिल्कुल गलत है। तो ये अगर ना होता, हमें शुरू करना होता ऐसा करते हुए, तो बीइंग का प्रयोग करते। फिर कहता है टू बी, द डेंटिस्ट टोल्ड मी टू बी मोर केयरफुल, बेटे हो सकता है, बेयर इन्फिनेटिव आ नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा? टू इन्फिनेटिव, ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका लास्ट स्टेटमेंट, आई आस्क्ड मोनिका डैश सम स्टैम्प्स। अब यहां पर बेटे पीछे वाले पैटर्न पे ही दिया गया है। पीछे वाले को अगर हम किस में रखते थे? इनडायरेक्ट स्पीच में। इसको भी कहां रख रहे हैं? इसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में। मैंने कहा मोनिका से, ठीक है, मोनिका से क्या कहा? भाई ये काम कर लीजिए, तो इसमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे आप यहां भी। आई आस्क्ड मोनिका, बायज तो आ नहीं सकता, बाइंग बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? टू बाय, बाय भी गलत है, क्या आ जाएगा? टू बाय सम स्टैम्प्स। दूसरी बात, सम आया, स्टैम्प्स आया, दोनों में सेम पोजीशन पे सेम साउंड अकर हुई है। इस प्रकार का कोई सेंटेंस आता है जिसमें किसी सेंटेंस के दो या दो से अधिक शब्दों के सेम पोजीशन पे सेम साउंड आती है, तो उसको हम कौन सा पोएटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं? अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का मतलब क्या है? अनुप्रास। तो यहां बन जाएगा अनुप्रास। ये थी एक्सरसाइज आपकी अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ साझा करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।